नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले बात करेंगे राजधानी पटना की, जहां युवती से छेड़खानी एक शख्स को महंगा पड़ गया। किदवईपुरी मोड़ के पास मनचले की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी और सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इस दौरान आरोपी के कपड़े भी फाड़ डाले गए हैं। सड़क पर घंटों ये बवाल चलता रहा। पिटाई से युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। बाद में पहुंची पुलिस ने युवक को छुड़ाया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जो हैं वो पटना की है, जहां देखिए किस तरीके से सरेराह एक व्यक्ति की पिटाई हो रही है। दरअसल इस पर छेड़खानी का आरोप लगा है और फिर उसकी जो धुनाई हुई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की है, भीड़ लगी हुई है और लोग इसी दरमियान उसकी पिटाई भी कर रहे हैं। तो पटना से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, जो शख्स बिना कपड़ों के आपको यहाँ नजर आ रहा है, इसी पर आरोप लगा है छेड़खानी का और इसे सिर्फ ना पीटा गया है बल्कि साथ ही इसके कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं। बाढ़ में एक पत्नी ने अपने पति को सरेआम रोड पर जमकर पीटा है। दरअसल पति किसी दूसरी लड़की के साथ अपने बाइक पर जा रहा था, तभी इसकी पत्नी ने देख लिया और पति को बीच रोड पर पीट दिया। हालांकि आरोपी पति का कहना है कि वो अपनी पत्नी से तलाक ले चुका है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो ये देखिए, बाढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लाल सूट में हैरान परेशान ये महिला, जिसने अपने पति को मोटरसाइकिल पर दूसरी महिला के साथ देखा और उसके बाद दोनों की जमकर धुनाई की। अपने पति के साथ साथ जो लड़की उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठी थी, दोनों की इसने पिटाई की है। तो हेलमेट लगाए पति हैं, जिनका दावा है कि इनका तलाक हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच महिला जो है वो देखिए आक्रोशित भी हैं, पीट भी रही हैं। खबर सीतामढ़ी से, जहां सहियारा थाना क्षेत्र के पोशवा पटनिया गांव में आज जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई। लाठी डंडों से लैस लोगों ने जोरदार हमला किया। मारपीट की लाइव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए कैसे एक बुजुर्ग पर लाठी से सीधा प्रहार किया गया और फिर कुछ ही देर में फायरिंग की भी आवाज सुनाई दी थी। मौके पर ही शख्स की मौत हो गई। एक तो बेरहमी से पिटाई की गई, खेत के कीचड़ में दौड़ा दौड़ा कर हमला किया गया और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उसे गोली मार दी गई। तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, लेकिन सच दिखाना हमारा काम है, इसलिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीतामढ़ी से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो जमीन विवाद में मारपीट हुआ है। देखिए कैसे लाठी से पहले पिटाई की जा रही है, किस तरीके से इस व्यक्ति को 3-4 लोग मिलकर लाठी से पीट रहे हैं। कीचड़ में ये व्यक्ति है और उसे लगातार पीटा जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए वो अभी गिर गया है, उसकी पिटाई चल रही है और पिटाई के बाद थोड़ी देर में आपको गोली की आवाज भी सुनाई देगी। उसे गोली भी मार दिया जाता है। खबर सिवान से, जहां महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सामने ही तीखी बहस के बाद जमकर लात घूसे चले और एक शख्स के ऊपर कुर्सियों से हमला किया गया। तस्वीरें नवीगंज के पड़ौली पंचायत की है, जहां जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। लेकिन इसी दौरान मुखिया समर्थकों और सांसद के समर्थक के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी चली, कुर्सियां भी फेंकी गई, लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और जमकर मारपीट हो गई। इस पूरी घटना के दौरान सांसद के बॉडीगार्ड और मौजूद पुलिस के जवान तमाशबीन बने रहे। बाद में किसी तरह दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया गया। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में सांसद ने प्रशासनिक अधिकारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, सीतामढ़ी, सिवान और बाढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां बिहार में आज मारपीट पिटाई के कई मामले सामने आए। कहीं जमीन विवाद में मारपीट हुई तो कहीं आपसी टेंशन में झड़प की खबर आई। हम आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं, सीतामढ़ी, सिवान और बाढ़ की। छोटी छोटी बात पर लोग कितने उग्र हो जाते हैं, ये इन तस्वीरों से साफ है।
चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं सुशांत केस की, जहां शिवसेना के मुखपत्र सामना में आर्टिकल छपा है। और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इसमें संजय राउत ने कई आरोप लगाए हैं। लेख में मुंबई पुलिस को सबसे बेहतर बताते हुए सीबीआई और बिहार सरकार पर भी कई आरोप लगाए गए हैं, जिस पर बिहार के डीजीपी से लेकर सरकार के मंत्री ने भी जवाब दिया है। मिस्ट्री बन चुकी सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख के जरिए पार्टी के सांसद संजय राउत ने न सिर्फ सुशांत केस में बिहार पुलिस के हस्तक्षेप को गलत बताया, बल्कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करने का भी गंभीर आरोप लगा दिया, जिस पर बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का दर्द भी छलक आया। डीजीपी ने एक शेर के साथ ट्वीट कर कहा कि वो किसी की गाली की परवाह नहीं करते, बस सुशांत को न्याय मिल जाए। संजय राउत ने अपने लेख में सुशांत केस की आड़ में महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया है और सीबीआई की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही सुशांत के पिता को बरगलाकर एफआईआर दर्ज कराने का आरोप तक लगाया है। और तो और इस लेख में सुशांत को बिहार का नहीं मुंबई का बता दिया गया है। जिस प्रकार की राजनीति बिहार की सरकार और दिल्ली में हो रही है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराष्ट्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तो क्या संजय राउत 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं? क्योंकि जो मुंबई पुलिस सुशांत केस में लीपापोती कर साजिश पर पर्दा डालने और मामले को भटकाने में जुटी थी, अब संजय राउत उसी मुंबई पुलिस के बचाव में खड़े हैं। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ उन्हें साजिश नजर आ रही है। सामना में लेख और संजय राउत की सियासत पर बिहार में भी जेडीयू ने शिवसेना को अहंकार में डूबा हुआ बता दिया और सीबीआई जांच से डर जाने का भी आरोप लगाया। डीजीपी पे सवाल खड़ा किया गया और एक पार्टी के कार्यकर्ता के तहत काम करने का आरोप लगा दिया गया, तो ये तो गंभीर मामला हो जाता है। स्वाभाविक बात है, जो आदमी स्वयं, जो हम लोग कहते हैं कहावत है ना, चलो न आवे तो अंगना टेढ़, हम लोग के गांव में कहावत है, तो वही बात है। जिस तरह से उनको संविधान में या नियम में जिस तरह से अहंकार में महाराष्ट्र सरकार जी रही है, जो हम सबसे बड़े शक्तिशाली है, तो कानून सबके लिए है, बड़ा के लिए भी है, छोटा के लिए भी है। और कानून का क्या जवाब होगा, कानून क्या करेगी, अब सीबीआई के पास केस चली गई है, इसलिए ज्यादा हम लोग को बोलने की आवश्यकता नहीं है। इतना बेचैनी क्यों है कि सीबीआई जांच हो रहा है? क्यों घबरा रहे हैं? घबराना नहीं चाहिए। तो बुधवार को फैसला है। अब बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा किया सीबीआई का, केंद्र सरकार ने सहमति दे दिया, तो सीबीआई तो जांच होगी ही, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इधर कानून के जानकार भी मानते हैं कि मामला जब सीबीआई के हाथ में जा चुका है, तो अब महाराष्ट्र सरकार की आपत्ति पूरी तरह से बेतुकी है। और महाराष्ट्र सरकार की जो ये आपत्ति है, ये बिल्कुल खारिज की जाने लायक है। और मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जब इस मामले की सुनवाई होगी, तो इस मामले की जांच करके इसको तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई की जांच को सुप्रीम कोर्ट जरूर परमिट करेगा। यानी सुशांत केस में साजिश की सीबीआई जांच के साथ साथ मामले में राजनीति भी साथ साथ चल रही है और इस केस में हुई फजीहत पर पर्दा डालने के लिए महाराष्ट्र सरकार हर दिन नए पैतरे आजमा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुशांत केस में प्यार और पैसे के खेल पर सवालों का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईडी ने 4 दिनों के अंदर रिया और उनसे जुड़े कई लोगों से पूछताछ की। देखते हैं प्यार और पैसे के बीच सवाल और सच की कड़ी इस रिपोर्ट में। संपत्ति और सच पर ईडी के सवाल की शुरुआत 6 अगस्त से जारी है। रिया और उससे जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। इसमें रिया के भाई पर ईडी की सबसे खास नजर है। शायद इसलिए शोविक से ईडी के अधिकारियों ने लगातार 2 दिनों तक पूछताछ की, वो भी घंटों तक। शनिवार को 18 घंटे की पूछताछ में शोविक से बैंक, पैसे और लेनदेन पर सवाल किए गए। शोविक से पैसे ट्रांसफर करने,
दोनों कंपनी के डायरेक्टर होने और यूरोप टूर को लेकर सवाल पूछे गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान यूरोप टूर से संबंधित जवाब में कई खुलासे हुए। यहां यह भी बता दें कि रिया से शुक्रवार को 8.5 घंटे संपत्ति और कंपनी पर सवाल पूछे गए थे, जिसमें रिया के गोलमोल जवाब देने की बात सामने आई थी। इसी दिन श्रुति मोदी से भी 5 घंटे और सीए रितेश शाह से 6 घंटे से अधिक तक पूछताछ हुई थी। पिछले 4 दिनों में पूछताछ के दौरान ईडी के सामने कई खुलासे हुए हैं, जिसके बाद अब ईडी की टीम रिया और सीए के बयानों का मिलान करेगी, जिसके बाद रिया और उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। कम कमाई और लाखों की संपत्ति बनाने पर ईडी के सवालों के सामने रिया एंड कंपनी घिरती जा रही है। देखना है सोमवार को पूछताछ में ईडी के हाथ और कितने सबूत लगते हैं। मुंबई से अमित राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं पटना वासियों की, जिनके 5 साल का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया। पटना के आर ब्लॉक फ्लाईओवर का आज उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। करीब 1 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के चालू होने से वीरचंद पटेल पथ, आर ब्लॉक के साथ ही विधानसभा तक का रास्ता आसान हो गया। इस फ्लाईओवर का निर्माण बिहार राज्य पुल निगम की ओर से किया गया है। इस पर 106 करोड़ रुपए की लागत आई है। बिहार ने जो आधारभूत संरचना के क्षेत्र में जो मानक स्थापित किया है, वह देश में एक उदाहरण है। मौका मिला था 15 वर्ष तक के, तो वहां 115 किलोमीटर रोड बना पाए थे। पूरे बिहार के अंदर में अपने गांव की सड़क भी नहीं बना पाए थे। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में, और आज का दिन तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो बिहार ने जो रास्ता दिखाया है, वो दुनिया के लिए एक रास्ता बनेगा। चलिए अब आपको इस फ्लाईओवर के बारे में कुछ जानकारी दे दें। तो बता दें कि 2015 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। साथ ही बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने इसे बनाया है। यह फ्लाईओवर करीब 960 मीटर लंबा है और 106 करोड़ की लागत से बना है। आर ब्लॉक गोलंबर के पास एलिवेटेड रोटरी बनाई गई है। साथ ही आपको बताएं कि इस रोटरी की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 11.5 मीटर है। यह भी आपको बताएं कि यह फ्लाईओवर 3 तरफ उतर रहा है। इसके अलावा पहला जीपीओ, जिससे पूर्व की दिशा में शहर से बाहर निकला जा सकता है। दूसरा विधानसभा से शुरू होकर आर ब्लॉक तक है। वहीं तीसरा आर ब्लॉक से शुरू होकर वीरचंद पटेल पथ की ओर जाता है। इसके निर्माण से यात्री सीधे रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जा सकते हैं। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वासियों को एक के बाद एक तोहफा दे रहे हैं। पटना के फ्लाईओवर और सड़क के बाद अब बारी पटना में बन रहे अंतर्राज्यीय बस अड्डे की है। पिछले 4 साल से बन रहा ये बस अड्डा अब लगभग बनकर तैयार है और 1 से 2 महीने में फिनिशिंग का काम कंप्लीट करके चुनाव से पहले इसके उद्घाटन की तैयारी है। इस अंतर्राज्यीय बस अड्डे की क्या खासियत है, इसकी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता साकेत कुमार। चुनावी साल में नीतीश कुमार बिहार वासियों को एक के बाद एक सौगात दे रहे हैं। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पटना में जो बहुप्रतीक्षित आईएसबीटी जो बस अड्डा बन रहा है, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, वो आप देखिए लगभग बनकर तैयार है ये बस अड्डा। और माना जा रहा है 1 से 2 महीने के अंदर इसकी शुरुआत भी होगी, यहाँ पर इसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। और जो तैयारी है अब ग्राउंड लेवल पे चल रही है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स है वो लगभग बनकर तैयार है। खास करके जो ये बस अड्डा है काफ़ी महत्वपूर्ण है इस वजह से, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 300 गाड़ियों का परिचालन एक साथ किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें जो मार्केट कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, साथ ही साथ मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल भी यहाँ पर होगा और साथ ही साथ होटल भी यहाँ अंदर एक होटल भी बनाया जाएगा। जो बाहर से लोग आएंगे वो यहाँ पर ठहरेंगे।
तो काफ़ी खूबसूरत ये बस अड्डा बनाया जा रहा है। लगभग 332 करोड़ के लागत से ये बन रहा है। हालांकि इसे 2019 में ही तैयार होना था, लेकिन काम नहीं हो पाया पूरा। तो अब 2020, चूँकि इस साल चुनाव भी है, तो ऐसे में चुनाव से पहले इसे पूरी तरह तैयार कर लिया जा रहा है। अब देखिए, ये जो पूरा जो एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा यहाँ पर सभी बसें यहाँ पर लगेगी। यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ पर बसों को लगाया जाएगा। और बिहार के अलग अलग ज़िलों में तो जाएंगे ही बसें, दूसरे राज्यों के लिए भी यहाँ से बसें खुलेंगी। तो एक बहुत ही कह सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जो बस अड्डा है वो अब लगभग बनकर तैयार है। बस इंतज़ार है जब थोड़ा फिनिशिंग का काम अब चल रहा है और फिनिशिंग होने के बाद इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इस चुनावी साल में बिहार वालों को ये कहीं ना कहीं एक बड़ा तोहफा सरकार के तरफ से मिलने वाला है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए बढ़ते आगे, बताएं कि पटना जिले में कहने के लिए तो 91 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, लेकिन यहां खुलेआम आदेश की धज्जियां उड़ रही है। न्यूज़ 18 के कैमरे में कुछ ऐसी ही तस्वीर कैद हुई। दानापुर की नासरीगंज मुख्य सड़क पर बैरिकेडिंग के बाद भी न सिर्फ लोगों की आवाजाही जारी है, बल्कि दुकानें भी खुली है और गाड़ियां भी दौड़ रही है। हैरानी की बात तो यह है कि सभी कंटेनमेंट जोन में मजिस्ट्रेट और पुलिस वालों की ड्यूटी लगी है, लेकिन यहाँ सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। मौके का जायजा लिया सहयोगी रजनीश कुमार ने। कोरोना को देखते हुए पटना जिले में कुल 91 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दानापुर में 36 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। लेकिन जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, देखिए आप, हैरान करने वाली तस्वीर है। नासरीगंज में बीच में ही सड़क पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है और देख सकते हैं कि कोरोना को देखते हुए ये एहतियात जरूर बरता गया है, लेकिन दोनों तरफ जो परिचालन है वो जारी है। यहाँ तक ऑटो पहुंच रहा है तो दूसरी तरफ भी ऑटो पहुंच रहा है। एक तरफ गांधी मैदान तो दूसरी तरफ दानापुर। और देखिए कि चारों तरफ जो मार्केट है वो खुले हुए है, कोई दुकान बंद नहीं है। यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट या पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी, एक भी कर्मी यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया था कि मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे, पुलिस वाले तैनात रहेंगे, और एक भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। जो पब्लिक है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या फिर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं आक्रोशित है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कंटेनमेंट जो है चारों तरफ सब कुछ जारी है। जी यस सर, एक्चुअली सर ये मेन रोड है, इसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। अगर ब्लॉक करना भी था तो किसी प्रशासन को खड़ा होकर गाइड करना चाहिए था। इससे क्या दिक्कत है कि मेन दिक्कत है कि एम्बुलेंस को भी दिक्कत हो सकती है ऐसे इमरजेंसी के टाइम पे। अगर है तो कोई बंदा रहे कि भाई चलो ठीक है इमरजेंसी आए तो उसको निकालने के लिए कुछ होना चाहिए था। और इससे ज्यादा भीड़ और ज्यादा बढ़, आप खुद आप कैमरा से देख सकते हैं कि दोनों साइड जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। आप देख सकते हो जाके अंदर में भी आप इधर से रोड मेन रोड बंद कर दिया गया, उधर आप उधर से बिस्कुट फैक्ट्री मोड़ की निगरानी करने के लिए नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, नॉन कोई नहीं है। अगर कोरोना मरीज है भी तो ये मुख्य सड़क बंद करने के बाद जिनकी ड्यूटी लगी वो आखिर गायब क्यों है? कहाँ है मजिस्ट्रेट, कहाँ है पुलिस वाले जिनकी कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी लगी थी? लोग आ जा रहे हैं, ये जानकारी नहीं है कि कोरोना में किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए। इससे संक्रमण और बढ़ेगा ना कि रुकेगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भोजपुर के जगदीशपुर स्थित वीर कुंवर सिंह किले पर असामाजिक तत्वों की करतूत सामने आई है। किले में पेंट कर अपराधियों का अड्डा लिख दिया गया है। इससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशजों ने प्रशासन को इसकी लिखित सूचना दी है। आरोप है शाम होते ही किला परिसर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है। ऐसे में स्थानीय राजद नेता ने भी प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अपराधियों का ये अड्डा है। मैं यहाँ किले मैदान पे, ये पूरा किला पे एक भी स्टाफ यहाँ नहीं रहता है। आप लोग भी आए हैं, एक स्टाफ नहीं, पूरा किला संभाल के पूरे गांव में वेरिफिकेशन कर लिया जाए। गांव में इज्जत से, प्रतिष्ठा से, छोटे बच्चे हो, बूढ़ हो, जवान हो, उस तरीके से मैं रहता हूँ यहाँ पे। एक भी यहाँ स्टाफ नहीं है, लेकिन डायरी पे मेंटेनेंस बहुत सारे स्टाफ लोगों की है। और सारा किला मैदान में गलत काम, करप्शन का काम, जितना भी सारा काम होता है, इसके बारे में जाँच करा लिया जाए। वीर कुंवर सिंह के प्रति उनके किले पर इस तरह से अपराधियों का अड्डा लिखना मेरे समझ से बहुत ये भदा एक तरह से क्रूर मजाक किया गया है। वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए जो इस तरह का। चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं बिहार में बाढ़ की स्थिति की, जहां 16 जिलों के 125 प्रखंडों में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को कैद कर दिया है। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। अभी भी कई पंचायत हैं जो बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूबे हुए हैं। आप 5 तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें बाढ़ का पानी इन इलाकों में भरा हुआ है।
छपरा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, दरभंगा और हाजीपुर की ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह बाढ़ के पानी से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। तो इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।